हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो आइए देखते हैं। सिट एब्सोल्युटली स्टिल, और इसमें बोला गया है कि आप एकदम सीधे बैठ जाइए, शांति से बैठिए। उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। आपकी बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स हैं जो कि हो रहे हैं, आप उनको ऑब्जर्व कीजिए, महसूस कीजिए। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज़। आप अपनी आँखों को कभी बंद करते हैं, खोलते हैं, टाइम टू टाइम ये सारी मूवमेंट्स होती रहती हैं। आपकी बॉडी में सांस जब आप लेते हैं तो वो एक मूवमेंट होती है। काफ़ी सारी मूवमेंट हैं जो हमारी बॉडीज़ में होती रहती हैं। जब आप लिखते हैं अपनी नोटबुक में या कहीं पर भी, तो कौन सा पार्ट आपके बॉडी का मूव होता है? आपके फिंगर्स, आपके हैंड वाला पार्ट। या फिर जब आप बैठे बैठे ही किसी को देखते हैं, अपने फ्रेंड को देखते हैं, तो आपका जो हेड है, सिर है, वो आप मूव करते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी मूव वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस। मतलब आपका, अगर आप एक जगह बैठेंगे भी तब भी आपके बहुत सारे बॉडी पार्ट जो हैं वो मूव हो रहे होते हैं, हिल रहे होते हैं। जैसे कि लिए आपकी आँखें, आपकी सांस, और अंदर इंटरनल जो आपके ऑर्गन्स होते हैं वो भी टाइम टू टाइम मूव करते रहते हैं। हार्ट बीट चलती रहती है ना। इन दीज एग्जाम्पल्स ही ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब चाहे आप एक प्लेस से दूसरी जगह जाएं तो आपके पैर जो हैं, आप खड़े होते हैं पैरों से अपने टीचर के पास या स्कूल के पास, कंपाउंड में, घर में, कहीं पर भी अगर आप जाते हैं तो पैरों की मूवमेंट होती है, हाथों की मूवमेंट होती है, आगे पीछे चलने में, भागने में, कूदने में, इधर उधर जाने में, हर जगह जो भी आप काम करते हैं, वॉक, रन, स्किप, जंप, इन सभी में आपके पैर मेन मूवमेंट होती है, पैरों की। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एनिमल्स कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक ये टेबल दे रखी है, इससे हम फिल करेंगे तो हमें इस टेबल से पता चलता है कि किस तरीके से एनिमल्स जाते हैं। फॉर एग्जांपल काऊ किस तरीके से जाती है, यहाँ पर हमें बताया गया है बॉडी पार्ट यूज्ड फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो काऊ लेग्स से वॉक करती है। ह्यूमन भी लेग्स से ही जाता है, वॉक करता है लेग्स से। स्नेक पूरी बॉडी से इस तरीके से स्लिथर, मतलब होता है रेंगते रेंगते, स्लिथर करके ऐसे जाता है स्नेक। बर्ड अपने विंग्स की मदद लेती है और विंग्स से क्या करती है? बर्ड उड़ती है, फ्लाई करती है। तो बहुत सारे ये जो एग्जांपल्स हैं आप फिल कर सकते हैं और इनसे आपको समझ आ जाएगा कि कौन से जो है एनिमल कौन से बॉडी पार्ट से क्या करता है। वॉक हो, रन हो, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लिथर एंड स्विम, इतनी सारी मूवमेंट्स होती हैं। चलना, भागना, उड़ना, कूदना और रेंगना, स्लिथर करना जो कि सांप करता है, और तैरना। ये सारी मूवमेंट्स इन तरीके हैं, ये सारे तरीके हैं जिससे एनिमल्स भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो इतने सारे डिफरेंसेस क्यों हैं एनिमल्स के मूविंग में? और क्या हर कोई एनिमल, चाहे वो कोई स्नेक हो या फिर फ़िश हो, वो फ़िश तैरती क्यों है, स्नेक स्लिथर क्यों करता है? तो ये सब कैसे कैसे करते हैं, ये सब अभी हम आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। सबसे पहले हम अपनी बॉडी और अपनी ह्यूमन की, इंसान की मूवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम इंसान के मूवमेंट्स खुद से शुरुआत करते हैं, जिससे पहले कि हम एनिमल्स की वैरायटी ऑफ मूवमेंट के बारे में जानें। तो ह्यूमन के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो अब आपसे पूछा गया है कि आप फिज़िकल एक्सरसाइज का मतलब होता है कई सारी टाइप की योगा वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह आपको करना पसंद है, और एक्सरसाइज करते समय आपके हाथ हिलते हैं, पैर हिलते हैं, अलग अलग टाइप की आप एक्सरसाइज करते हैं। तो इसमें भी आपकी बहुत मूवमेंट होती है। लेट अस ट्राई सम ऑफ मैनी मूवमेंट्स। चलिए अब इनको ट्राई करते हैं कि कौन कौन से मूवमेंट हमारी बॉडी करती है एक्सरसाइज करते समय। अब आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आपके हाथ में एक बॉल है और सामने एक विकेट है। उसके बाद आप बॉल को फेंकते हैं विकेट की तरफ, तो किसका सपोर्ट लेते हैं आप? अपने हाथों का। आर्म का मतलब होता है हाथ का सपोर्ट लेते हैं, हैंड है ना। और हैंड के सपोर्ट से आप क्या कर सकते हैं? उसको फेंक सकते हैं बॉल को विकेट की तरफ। डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन अ सर्कुलर मूवमेंट? क्या आप अपने शोल्डर को, अपने कंधे को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं ना बॉल फेंकने के लिए? तो अभी आप ट्राई कीजिए, कैसे करते हैं आप? पूरे जो कंधा है, हैंड है, उसको गोल घुमाते हैं बॉल फेंकने के लिए, जैसे वो विकेट पे जाए। डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव? क्या आपके जो कंधे हैं वो भी मूव करते हैं? अब आपको क्या करना है? लेट जाना है और अपने पैरों को गोल गोल घुमाना है और
अपना जो हाथ है उसे अपनी कोहनी पे टच करना है। कोहनी को हम इंग्लिश में एल्बो कहते हैं। एल्बो यानी अपनी कोहनी पे टच करना है और अपने पैरों को अपनी नी घुटनों पर टच करना है। उसके बाद आपको अपने हाथों को इधर उधर घुमाना है, मतलब एक्सरसाइज कीजिए, अपने हाथ पैर को मूव कीजिए तो आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या मूव करते हैं। अब आपको अपने पैरों को मूव करना है, अपने शोल्डर को टच करना है, पैरों को नहीं हाथों को। अपने हाथों से अपने कंधों को छूइए। कौन सा पार्ट आपके हाथ का मुड़ेगा? आपके कंधे मुड़ेंगे। उसके बाद आप अपने हाथों को एकदम सीधा कर दीजिए और उसके बाद उसे नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स अपने हाथों को ले जाइए। क्या आप एबल हैं ये करने की? तो मैं इतनी सारी एक्सरसाइज आपको दे रखी है, आप कर सकते हैं, इनको ट्राई कर सकते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा कि कौन से बॉडी पार्ट किस टाइम पे हमारा मूव करता है। उसके बाद जैसे आप इसको कर लेंगे, बॉडी पार्ट्स को मूव कर लेंगे, तो यहाँ इस टेबल को आप भर सकते हैं कि हाँ हमने ऐसे ऐसे किया तो क्या क्या मूव हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। इसको आप भर लीजिएगा। टेबल 8.2 है, मूवमेंट्स इन अवर बॉडी। वाई इज इट वी आर एबल टू मूव अ फ्यू पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी ईजिली इन वेरियस डायरेक्शन एंड सम ओनली इन वन डायरेक्शन। तो अब यहाँ पर बोलते हैं कि हमारी जो बॉडी है उसका कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिन्हें हम हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, हिला सकते हैं, और कुछ पार्ट ऐसे हैं जिन्हें हम एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जैसे के लिए अगर हम देखें अपने सिर को, सिर एक बेस्ट एग्जांपल है, हमारा हेड, या फिर हम कह लें हमारी गर्दन, हमारी नेक। तो देखिए आप अपनी गर्दन को हिलाते हैं तभी आपका सर मूव करता है। तो जब आप अपनी गर्दन को किस तरफ मूव कर सकते हैं? इस तरफ और आगे की तरफ और पीछे की तरफ। लेकिन आप पूरा अपने सिर को थोड़ा ना मूव कर सकते हैं, है ना? पूरा ऐसे नहीं गोल गोल रोटेट कर सकते अपने मुंह को, है ना? तो ये एक एग्जांपल हो गया कि आप किसी बॉडी पार्ट को कुछ ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, पूरी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। आप सिर को पूरा गोल गोल नहीं घुमा सकते, है ना? तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल है कि ऐसा क्यों होता है। वाई वी आर एबल टू मूव सम पार्ट्स एट ऑल। ये हम आगे की चीज़, आगे जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इसको भी समझेंगे। अब एक्टिविटी 1 देख लेते हैं। एक्टिविटी 1 में हमें एक स्केल चाहिए और स्केल को हमें क्या करना है, स्केल को इस तरीके से, ये रहा स्केल, आपका हाथ पे आपको अपने स्केल को रखना है। उसके बाद आपकी जो एल्बो होती है, आपकी जो कोहनी होती है, उसके बीच में स्केल आना चाहिए। जैसे ये आपका हाथ है, फॉर एग्जांपल के लिए आपका हाथ है, मान लीजिए इस तरीके से आपका हाथ है, थोड़ा मतलब सीधा ही बना लेते हैं। चलो, यहाँ पर आपकी कोहनी पड़ती है, यहाँ पर आपकी एल्बो है, तो आप अपने स्केल को इस तरीके से रखेंगे कि आपकी ये जो स्केल है ना उसके बीच में एक कोहनी आए, उसके बीच में एल्बो आए और बाकी इस साइड और इस साइड ये बराबर रहे। तो इस तरीके से अपनी कोहनी को आप बीच में लाइए स्केल के। उसके बाद अपने दोस्त से बोलिए कि आपका जो स्केल है उसको बांध दें आपके हाथ से। अब आप क्या करना है, आपको अपनी कोहनी को मोड़ने की कोशिश करनी है। क्या आप ये कर पाते हैं? नहीं कर पाते, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, आपका मूव ही नहीं हो पाएगा हाथ। तो ये एक्टिविटी 1 है जो आपको करनी है। तो आपने नोटिस किया कि हम ना जो बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेसेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम टू बी जॉइंट टुगेदर। तो हमने ये नोटिस किया इसमें कि हम उन्हीं बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं, हिला सकते हैं। जैसे आपका हाथ है, आपके हाथ के बीच में आपकी कोहनी पड़ती है, आपकी एल्बो पड़ती है ना, इसी वजह से तो आप अपने हाथ को मोड़ पाते हैं। अब देखिए एल्बो तक ना हम ऐसे ही अपने बॉडी पार्ट को मूव कर सकते हैं जहाँ पर दो चीज़ जुड़ी हों। अब एल्बो जो हमारी कोहनी आती है वहाँ पर इस तरीके से हमारी, जैसे मान लीजिए 2 हड्डी हैं, ये 2 हड्डी होती हैं, उसके बीच में यहाँ पर हमारी कोहनी पड़ती है और ये जो कोहनी है, ये जो एल्बो है ना, वो इन दोनों हड्डियों को जोड़ रही है। तो हम इसी वजह से मूव कर पाते हैं अपने हाथ को। वरना अगर हमारे हाथ में सिर्फ सीधी एक हड्डी होती, एक बोन होती सीधी, हम एक बॉन को तो ऐसे मूव नहीं कर पाएंगे, बॉन तो बिल्कुल भी मूव नहीं हो सकती, हड्डियाँ तो मूव ही नहीं हो सकती। यहाँ पर 2 हड्डी लगी हैं और बीच में ये जो है ना एल्बो, वो इन दोनों को जॉइंट कर रही है, जोड़ रही है, ठीक है। तो इसी वजह से हम ना अपनी हाथ मोड़ पाते हैं। और ऐसे ही हमारा पैर में भी आपकी जो घुटना होता है, पैर में आपकी नी पड़ती है ना बीच में। अब आप पैर को देख लीजिए, आपका पैर के बीच में इस तरीके से उठा हुआ पार्ट होता है, ये जो होता है इसको हम नी कहते हैं। नी यानी वो घुटना। तो जो आपका घुटना है वो भी यहाँ पर आपके इसके बीच में 2 हड्डियाँ होती हैं और घुटने में दोनों मिल जाती हैं। तो इसी वजह से ऐसे पार्ट होते हैं इन्हीं वजह से हम ना अपने हाथ और पैर को मूव कर सकते हैं, हिला सकते हैं। जैसे कि लिए एल्बो। अब ऐसे कंधे होते हैं, कंधे में भी आपके 2 जो पार्ट है ना वो जुड़ रहे होते हैं, जॉइंट हो रहे होते हैं।
तो ऐसी प्लेसेस को हम जॉइंट कहते हैं। अब चलिए कुछ और जॉइंट हम एक बार देखते हैं। जैसे हमने हाथ का एग्जाम्पल लिया था, हाथ में क्या है, चलिए इसको आगे पढ़ लेते हैं, फिर आपको और क्लियर अंडरस्टैंड हो जाएगा, आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। इफ़ आवर बॉडी हैज़ नो जॉइंट, अगर हमारी बॉडी के पास कोई जॉइंट ही नहीं होता तो हम क्या कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते, किसी चीज़ को नहीं मोड़ पाते। तो जॉइंट एग्जैक्टली क्या होता है, अब आपको क्या करना है, अपनी फिंगर से, अपनी उंगलियों से आप अपने सिर के ऊपर छूइए, अपने सिर को छूइए, फेस को छूइए, गर्दन को छूइए, नाक को, ईयर को, अपने कंधे के पीछे वाले हिस्से को, हाथों को और पैरों को, और अपनी जो पैरों की उंगलियां होती हैं उनको, ठीक है। इन सबको आप छूइए तो आपको क्या फील होगा, आपको कुछ हार्ड सा फील होगा ना, हार्ड लाइक स्ट्रक्चर आपको फील होगा। तो वो होती हैं हमारी बॉन्स, ठीक है, ये होती हैं हमारी बॉन्स। आपको जो हार्ड फील होता है वो हमारी बॉन्स ही होती हैं। तो हमारी हड्डियाँ, हमारे बॉडी के अंदर कई सारी हड्डियाँ मिलकर हमारी बॉडी बनती है। रिपीट दिस एक्टिविटी। अब इसी एक्टिविटी को आप हर बॉडी पार्ट पर कीजिए तो क्या होगा, आपको हार्ड लाइक स्ट्रक्चर फील होगा। मतलब बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, अपनी उंगलियों से हर जगह आपको टच करना है तो आपको हार्ड सा फील होगा, है ना। और वो जो हार्ड सा आपको फील होगा वो हमारी हड्डियाँ होंगी। तो हड्डियाँ ना दिखती भी हैं, जो बहुत पतले होते हैं उनकी दिखती हैं। अगर आप टच करेंगे ना अपनी बॉडी पे तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ हमारे अंदर भी हड्डियाँ हैं। तो हमारी पूरी बॉडी हड्डियों से बनी होती है, ये तो सबको पता है। हड्डियों को इंग्लिश में कहते हैं बोन्स, ठीक है, ये आपको याद रखने की चीज़ है, बोन्स यानी हड्डियाँ, और हमारी पूरी बॉडी में हड्डियाँ ही भरी होती हैं, ठीक है। रिपीट दिस एक्टिविटी। आप अपने दूसरे बॉडी पार्ट से भी ये सब टच कीजिए। बोन्स ना मुड़ नहीं सकती, बोन्स बिल्कुल भी नहीं मुड़ सकती। अब एक बोन ये रही, तो ये अगर आपके पूरे बॉडी में या पूरे एक हाथ में एक ही हड्डी होगी तो आप अपने हाथ को नहीं मोड़ पाएंगे। इसलिए मैंने आपको बताया था कि देखिए एक हड्डी ऐसे होती है, एक हड्डी नीचे की तरफ होती है, इसके बीच में हमारी कोहनी यानी हमारी एल्बो पड़ती है, और एल्बो की वजह से, एल्बो ना एक तरीके से जॉइंट का मतलब होता है जोड़ना। तो दोनों हड्डियों को एल्बो जोड़ती है। तो एल्बो एक जॉइंट पॉइंट है, यहाँ पर जॉइंट होती हैं ये दोनों हड्डियाँ, है ना, तो इनको हम जॉइंट बोलते हैं। अब यहाँ पर एल्बो पर ये दोनों हड्डियाँ जॉइंट होती हैं और इसी वजह से हम अपने हाथ को मोड़ पाते हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। अभी हम ये वाला डायग्राम, काफ़ी डायग्राम में शायद इधर दे रखे होंगे, इनको हम समझेंगे अभी और अच्छी तरीके से। तो हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ पाते हैं, एक हड्डी तो है नहीं हमारे पूरे हाथ में, काफ़ी सारी हड्डियाँ होती हैं, 2 हड्डियाँ होती हैं हमारे हाथ में, और सिमिलरली काफ़ी बोन्स हमारे हर बॉडी पार्ट में होते हैं। जैसे हमने हाथ की बात की, अब हमारे हाथ में 2 हड्डियाँ होती हैं और बीच में एक कोहनी पड़ती है जो कि इन दोनों को जॉइंट करती है। इसी तरीके से अगर हम पैर में देखें तो पैर में बीच में हमारी घुटना पड़ता है, घुटना यानी नी पड़ती है, और घुटने में भी 2 हड्डियाँ होती हैं और दोनों के बीच में एक जॉइंट होता है जो कि उन्हें जोड़ता है। तो इसी तरीके से हमारे हर बॉडी पार्ट में होता है, एक हड्डी नहीं होती, और इसलिए तो हम मोड़ पाते हैं अपने हर बॉडी पार्ट को, ठीक है। और हम उसी जगह अपनी बॉडी पार्ट को मूव कर पाते हैं, मोड़ पाते हैं जहाँ पर बोन्स मिलती हैं, जहाँ पर बोन जॉइंट होती हैं। वी कैन बेंड और मूव अवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट वेयर बोन्स मीट। हम अपनी हड्डियों को उसी जगह मूव या फिर मोड़ सकते हैं जहाँ पर, जिन पॉइंट्स पर हमारी बोन्स मिलेंगी, ठीक है। जैसे हाथ में 2 बोन्स मिलती हैं, कहाँ पर, एल्बो पर, तो हम अपने हाथ को मोड़ते हैं, एल्बो से ही तो मोड़ पाते हैं, है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट इन अवर बॉडी हेल्प अस टू कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटी। तो हमारे बॉडी का डिफरेंट पार्ट हमें डिफरेंट काम करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं अपने डिफरेंट जॉइंट्स को। जॉइंट्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एक्टिविटी 2 में हम उस एग्जाम्पल को देखते हैं। ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, इस वाले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को समझने के लिए। तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। एक सिलेंडर आपको बनाना है। सिलेंडर जैसे आप पेज लीजिए कोई, ठीक है, और पेज से आप क्या कीजिए, पेज को रोल कर दीजिए। ऐसे रोल नहीं कर देते, और रोल कर इस तरीके से ये बन जाएगा, है ना, सिलेंडर टाइप की शेप बन जाएगी। इस ऐसे बना लीजिए, पेपर को रोल करके मोड़ के। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने कोई बॉल ले लीजिए या अपना ओल्ड रबर ले लीजिए, रबर जिसे आप मिटाते हैं वो ले लीजिए, या फिर एक प्लास्टिक की बॉल ले लीजिए और उसे ना छेद कर दीजिए छोटा सा उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको जो सिलेंडर आपने बनाया था ना, सिलेंडर हम किसको कह रहे हैं, जो आपने पेज फाड़ के पेज को मोड़ा था तो सिलेंडर टाइप बन गया था वो। अब जो आपने सिलेंडर बनाया था उसको क्या करना है,
सिलेंडर को बॉल से चिपका देना है, ठीक है, इस तरीके से, जैसे इस फिगर में आपको दिखा रखा है। इसमें आपने ये रही आपकी बीच में बॉल, ठीक है, ये आपकी बॉल है, उसके नीचे आपने सिलेंडर को जो आपने पेपर का बनाया था इन दोनों को आपको चिपका देना है। बहुत सिंपल है, बॉल लीजिए और नीचे से सिलेंडर को बॉल पर चिपका दीजिए। उसके बाद ऊपर से आपको एक कटोरी रख देनी है, बाउल रख देनी है, किसके ऊपर, इसके ऊपर, बॉल के ऊपर, ठीक है। डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बाउल, डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट। तो अब देखिए, अब अगर आप बॉल को घुमाएंगे तो क्या होगा, पेपर सिलेंडर जो हमने बनाया है वो भी रोटेट होगा। क्यों, क्योंकि हमने दोनों को चिपका दिया है ना। तो ऑफकोर्स दोनों ही रोटेट होंगे, दोनों ही घूमेंगे अगर हम बॉल को घुमाएंगे तो, है ना। अब आप इमेजिन कीजिए, अब आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि जो पेपर सिलेंडर है ना ये आपका हाथ है। ओनली इमेजिन कीजिए, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो पेपर सिलेंडर ये आपका हाथ है, ऐसा आप सोचिए। और ये जो है ना आर्म इज़ योर आर्म एंड द बॉल इज़ इट एंड। तो ये जो बॉल है ना ये क्या है, ये जो हमारा हाथ है उसका एंड है, उसका अंत है हमारे हाथ का, मतलब लास्ट वाला पार्ट है। द बाउल इज़ लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर विच योर आर्म इज़ जॉइंट। और बाउल को, ये जो आपने ऊपर कटोरी रखी है उसको आप क्या मानेंगे, उसको आप मानेंगे अपना कंधा। कंधा पे भी तो गोल गोल सा होता है ना, आप देखिएगा अपने हाथ को, अभी देखिए कि आपका जो कंधा वाला पार्ट है वो थोड़ा मोटा सा गोल गोल सा होता है। तो इस बाउल को हम कंधा मान लेते हैं, ओके। which is shoulder to the arm is joint. The rounded end of one bone fit into cavity hollow base of the other bone. Such a joint allows movement in all direction. Can you name other joint? अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि ये हमारी बाउल है, ये हमारी शोल्डर है, ये हमारा बाउल है ना। अब ये जो है हाथ, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा हाथ है, हाथ हमारे कंधे से जुड़ा हुआ है इसमें, है ना, हाथ हमारे कंधे से जुड़ा हुआ है। अब क्या हो रहा है, ये बाउल है, बाउल के अंदर ना ये हमारा हाथ घुसा हुआ है, बॉल भी तो बाउल के अंदर ही घुसी हुई है ना, तो बाउल के अंदर हमारा हाथ भी घुसा हुआ है। तो मान लो ये हमारा हाथ है, हाथ के अंदर हमारी बॉन होगी ऑफ कोर्स। तो ये वाली बॉन क्या होता है, शोल्डर में घुसी हुई होती है अंदर। शोल्डर जो होता है ना, शोल्डर के अंदर स्पेस होता है। देखिए, द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन्स फिट इनटू कैविटी, कैविटी का मतलब है हॉलो स्पेस, जगह। तो शोल्डर वाला जो होता है ना, शोल्डर हमारा कंधा, उधर ना उसके अंदर थोड़ा स्पेस सा होता है जिसमें हमारी हाथ की हड्डी इस तरीके से घुसी होती है। इसलिए क्या होता है, हमारा हाथ आराम से मूव कर सकता है हर डायरेक्शन में। आप अपने हाथ को गोल गोल घुमा सकते हैं, लेकिन अगर हम गर्दन की बात करें तो गर्दन गोल गोल नहीं घूम सकती। तो ऐसे ये जो बीच में ये जॉइंट है ना, हड्डी और कंधा जॉइंट हो रखा है। तो इस टाइप के जॉइंट को हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बहुत सिंपल है, एक और बार आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये हमारा कंधा है, कंधे के अंदर थोड़ी जगह से होती है जिसमें हमारा हाथ की हड्डी घुसी होती है। सिंपल, इसी वजह से जो हाथ है वो हर डायरेक्शन में गोल गोल आराम से घूम सकता है, हर डायरेक्शन में घूम सकता है। तो जो इस टाइप का जॉइंट होता है ना, ये हर डायरेक्शन में घूम सकता है। ऐसे कई सारे जॉइंट होते हैं। ये तो हमने बात की हाथ की, अब हम बात करते हैं पैर की। पैर भी इसी टाइप का जॉइंट होता है। पैर में क्या होता है, पैर में देखिए, पैर में हमारा, हम मान लेते हैं, देखिए हिप बोन, हमारे जो हिप्स होते हैं जिस पे हम बैठते हैं वो, ठीक है, और उससे हमारा जो थाई बोन होती है, थाई का मतलब हमारे जो जांग कहते हैं उसको हिंदी में, उसी को इंग्लिश में थाई कहते हैं। तो जो हमारी थाई बोन होती है, थाई की जो हड्डी होती है वो यहाँ पर हिप के बोन से जुड़ी होती है, ठीक है, अंदर हिप में जगह होती है और उसमें ये वाली जो थाई बोन है वो घुसी होती है। तो इसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। यहाँ ये जो घुसी हुई है ना, ये वाली जगह, ये जॉइंट है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हाथ का एग्जाम्पल इसके लिए बेस्ट है, आप पैर का भी ले सकते हैं। हाथ में भी ऐसे ही होता है, सिंपल, बहुत इजी तरीके से। हमारा ये मान लो, ये हमारा हाथ है, देखिए ये हमारा कंधा है, ये हमारा कंधा है, ठीक है, और हमारी हाथ की हड्डी ना कंधे के अंदर इस तरीके से घुसी हुई है। तो ये वाला जो जॉइंट होगा ये होगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। तो इस टाइप के जॉइंट को हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। बॉल ये हो गई और ये रहा हमारा सॉकेट, ठीक है। तो इस तरीके से इसका नाम पड़ गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इस तरीके से हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है जिसमें हमारी हाथ की हड्डी कंधे के अंदर घुसी होती है, क्योंकि कंधे के अंदर स्पेस होती है, जैसे कटोरी के अंदर थी और बॉल उसके अंदर घुस गई। तो ये बहुत सिंपल है, इसको हम बोलेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब हम पढ़ेंगे पाइवोटल जॉइंट के बारे में। पाइवोटल जॉइंट क्या होता है, ये एक ऐसा जॉइंट होता है जहाँ पर हमारी जो गर्दन है वो सिर से
सिर से जुड़ी हुई होती है, वो वाला जॉइंट जहाँ पर हमारी गर्दन सिर से जुड़ी होती है उसको हम पाइवोटल जॉइंट बोलते हैं। ये रही इसकी डेफिनेशन, द जॉइंट वेयर अवर नेक जॉइंट्स द हेड इज कॉल्ड अ पाइवोटल जॉइंट। अब ये क्या अलाउ करता है, टू बेंड एंड अवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अब इस जॉइंट की वजह से मान लो ये आपकी गर्दन है, ये आपका सिर है, ठीक है, तो ये गर्दन और सिर एक तरीके से जुड़ी हुई हैं। ये वाला जो जॉइंट है ना, इसको हम कहते हैं पाइवोटल जॉइंट। पाइवोटल जॉइंट की वजह से गर्दन और सिर जुड़े हुए हैं, और इसी जॉइंट की वजह से हम अपने सिर को आगे पीछे राइट लेफ्ट घुमा सकते हैं। तो आप घुमा कर देख लीजिए इनको। हाउ आर दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ फोर आर्म दैट कैन रोटेट अ कंप्लीट सर्कल। तो अब ये वाला जो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट था, हाथ वाला, हाथ को तो हम गोल गोल घुमा सकते हैं, लेकिन सिर को एकदम पीछे तक नहीं कर सकते हम लोग, है ना, ये तो है ना बात। उसके बाद देखते हैं, इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इन अ पाइवोटल जॉइंट सिलेंड्रिकल बॉन रोटेट्स इन अ रिंग। अब ये हमारी पाइवोटल जॉइंट होती है, और पाइवोटल जॉइंट में एक सिलेंड्रिकल बॉन होती है जिसकी वजह से हम रोटेट कर पाते हैं अपना मुंह। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि गला और सिर के बीच में जो जॉइंट होता है उसको हम पाइवोटल जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। पाइवोटल जॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया, ये आप इसका डायग्राम है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है? दरवाज़ा आपने देखा होगा, सबके घर में होते हैं, तो दरवाजे को आप पहले बंद कीजिए, फिर ओपन कीजिए, बंद कर दीजिए ओपन कीजिए, धीरे से कीजिएगा, दरवाज़ा मतलब ज़्यादा तेज़ मत मारिएगा उसको। तो पहले हमने ओपन किया फिर बंद किया, तो हम दरवाज़ा ये मान लेते हैं ये हमारा दरवाज़ा है। दरवाजे के आपने देखा होगा दरवाजे में क्या होते हैं, इस टाइप के लगे होते हैं, इस टाइप के कोने में दरवाजे के। और मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ, रुक जाइए। इस तरीके से, वैसे आई मेरी ड्राइंग आपको समझ आ रही होगी। जैसे दरवाज़ा है हमारा, है ना, और दरवाजे में ना साइड में इस टाइप के लगे होते हैं। मैंने थोड़े बड़े बना दिए, छोटे से ही होते हैं ये, और इनके अंदर स्क्रू होते हैं जिस वजह से दरवाज़ा खुल पाता है और बंद हो पाता है ना। आपने देखे होंगे, अपने दरवाजे पे जाइए और दरवाजे पे देखिए क्या है ये, इस तरीके से छोटे छोटे से इधर साइड में लगे होते हैं, ठीक है। इसी वजह से दरवाज़ा खुल पाता है और बंद हो पाता है। तो ये जो होते हैं ना, इनको हम हिंज बोलते हैं। कभी आपने नोटिस किया होगा, इनको हम हिंज बोलते हैं। तो दे अलाउड द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ। ये बैक एंड फोर्थ का मतलब खुलना और बंद होना वो कर पाते हैं हिंजेस की वजह से। तो एक्टिविटी 3 में हमें क्या करना है? एक्टिविटी 3 मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ क्योंकि ज़्यादा काम है नहीं इस एक्टिविटी का। देखो, जैसे ये रहा हमारा एक, हमने रोल बना दिया पेपर का और इसके अंदर हमने एक पेंसिल घुसा दी। तो इसमें हम पेंसिल को इधर उधर दो तरफ ही कर पाते हैं, है ना। अलाउड बाय द हिंज लाइक जॉइंट। अब जो हिंज जॉइंट है उसमें हम आगे पीछे, अब मान लो ये हमारा रोल है जो हमने बना लिया पेपर का, अब एक पेंसिल इस पेपर के रोल के अंदर घुसा दी। अब जो पेंसिल है ना, उसको हम किस मूवमेंट में कर पाएंगे? या तो इधर घुमा पाएंगे, जैसे यहाँ घुमा दिया, या फिर इधर घुमा पाएंगे, है ना। इसी तरीके से हमारा हिंज जॉइंट होता है। अब देख लेते हैं एक बार ये हिंज जॉइंट कहाँ होता है। Movement at the elbow in activity 1, what we have constructed in figure 8.5 is different from a hinge, of course, but it illustrated the direction in which a hinge allows movement. The elbow has a hinge joint that allows only a back and forth movement. Can you think more example of such joint? अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो अब हम ले लेते हैं एग्जांपल यहाँ पैर का। यहाँ पर पैर का दे रखा है, हाथ में भी यही होता है, हिंज जॉइंट ही होते हैं। अब ये आपकी घुटना है, मान लीजिए आपका घुटना यानी नी है। नी आपने सुना होगा, नी को ही हम घुटना बोलते हैं, आप याद में रखिएगा। नी को हम घुटना बोलते हैं, एल्बो को हम, आप में से पता होगा कई बच्चों को, तो सभी को पता होगा ऑलमोस्ट। एल्बो को तो हम बोलते हैं कोहनी हमारी। तो जो नी है, जो पैर पे नी होती है ना, ये बीच वाली, इसको हम नी कहते हैं। ये जो घुटना होता है हमारा, ये ना आगे पीछे हो सकता है। जैसे हमने इस वाली यहाँ पर इसमें देखा, ये पेंसिल आगे पीछे हो सकती है, वैसे ही घुटना आगे पीछे हो सकता है। जो हमारे देखिए यहाँ पर 2 हड्डियाँ हैं, ये रही एक हड्डी, ये रही दूसरी हड्डी। यहाँ पर जहाँ ये दोनों मिल रही हैं ना, जहाँ ये दोनों जॉइंट हो रही हैं, इसको हम हिंज जॉइंट कहते हैं। ये वाला जो बीच में ये वाला पोर्शन है, मैंने बहुत ज़्यादा ही चला दिया ब्रश, इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं हिंज जॉइंट, ठीक है। 2 हड्डियाँ, मैंने आपको बताया था हाथ में भी 2 हड्डियाँ होती हैं, बीच में कोहनी पड़ती है, और कोहनी जो उनको दोनों को जोड़ती है, तो जब कोहनी उसको जोड़ेगी तो वो हिंज जॉइंट कहलाएगा। अब देखिए, हिंज जॉइंट में अगर हम पैर का एग्जांपल लें, तो पैर में भी जो घुटना है वो 2 हड्डियों को, ऊपर और नीचे से 2 हड्डियाँ आती हैं और बीच में घुटना जोड़ देता है उनको, तो ये हिंज जॉइंट कहलाएगा। इतना हमने समझ लिया। अब हिंज जॉइंट में या तो हम पैर को
ऐसे पीछे की तरफ ले जा सकते हैं, या फिर हम हिंज जॉइंट में पैर को एकदम ऐसे सीधा ले जा सकते हैं, है ना। तो ये हो जाता है हमारा हिंज जॉइंट। नी का हिंज जॉइंट ये वाला है और हाथ का भी हिंज जॉइंट होता है, जैसा मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम पढ़ेंगे फिक्स्ड जॉइंट। हिंज जॉइंट घुटना वाला, घुटने जब दो हड्डियों को जोड़ते हैं, या फिर कोहनी जब दो हड्डियों को जोड़ती है। पाइवोटल पॉइंट गर्दन और सिर के बीच का जो जॉइंट होता है उसको हम पाइवोटल जॉइंट बोलते हैं। तो आप ना साथ के साथ याद करते जाइएगा। अब हम पढ़ेंगे फिक्स्ड जॉइंट के बारे में। फिक्स्ड जॉइंट क्या होते हैं, ये बहुत सिंपल है, आप इसको समझिए। कुछ जॉइंट ऐसे होते हैं हमारी बोन्स के बीच में, सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन अवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस्ड फार। तो अभी तक हमने जितने भी जॉइंट पढ़े ना, इनसे डिफरेंट होते हैं फिक्स्ड जॉइंट, जो कि हमारे सिर में होते हैं। तो बोन्स जो हमारे सिर की हड्डियाँ हैं ना, वो मुड़ नहीं सकती, भले ही उनमें जॉइंट हैं, लेकिन हमारी सिर की हड्डियाँ नहीं मूव कर सकती। ऐसे जॉइंट को हम कहते हैं फिक्स्ड जॉइंट। तो देखिए, हमारा सिर जिसको हम खोपड़ी कहते हैं, और ये देखिए ये स्कल बोलते हैं हम हमारे सिर को इंग्लिश में। तो ये देखिए ये हमारा सिर होता है ना, इसके अंदर भी हड्डियाँ होती हैं और इसके अंदर भी जॉइंट होते हैं, कई सारी हड्डियाँ मिलती हैं। सिर के अंदर कई सारी हड्डियाँ होती हैं और जहाँ पर वो हड्डियाँ मिलती हैं उसको हम जॉइंट कह देते हैं, फिक्स्ड जॉइंट कह देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिर है, इसके अंदर काफ़ी सारी हड्डियाँ हैं और सारी की सारी एक जगह मिल रही हैं। तो सारी की सारी जिस जगह मिलती हैं ना, इसको हम फिक्स्ड जॉइंट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जॉइंट हो रही हैं। तो किस जॉइंट से जॉइंट हो रही है? फिक्स्ड जॉइंट से, ठीक है। तो सिर के अंदर हमारे फिक्स्ड जॉइंट होते हैं और वो मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड, अगर आप अपने मुंह को बहुत खोल देते हैं तो आपका जो नीचे वाला जबड़ा, जिसे हम जबड़ा कहते हैं, जॉ, ठीक है, जो हमारा नीचे वाला होता है वो हमारे सिर से इधर उधर मूव नहीं कर पाता, थोड़ा सा ही कर पाता है। अपर जाओ को अब आप हिलाइए, क्या वो मूव कर पाता है? तो नहीं कर पाता ज़्यादा। देयर इज़ अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज़ फिक्स्ड जॉइंट। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो मान लीजिए ये आपका मुंह खुला हुआ है। अब नीचे वाला जो आपका है ये वाला हिस्सा, ये थोड़ा बहुत मूव कर जाए, लेकिन ऊपर वाला बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता, है ना, है ना। एंड द रेस्ट, देयर इज़ अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है जो बिल्कुल मूव नहीं कर पाता, अभी आपने अपना मुंह खोला हुआ है समझ लीजिए, ठीक है, और ये आपका जो ऊपर वाला पार्ट है जो मूव नहीं कर पाता, इसके ऊपर आपका सिर आ जाता है, आपकी आँखें आ जाती हैं, है ना। तो आपकी आँखें मतलब इसके ऊपर वाला पार्ट और ये ऊपर ये वाला अपर जॉ, इनके बीच में भी एक जॉइंट होता है, ठीक है। तो यही बोला गया है, इस जॉइंट को हम फिक्स्ड जॉइंट कहते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि सिर के अंदर जितने भी जॉइंट होते हैं ना, सिर वाले ऊपर हमारे मुंह वाले, उनको हम फिक्स्ड जॉइंट कहते हैं। उसके बाद देखिए आप, वी डिस्कस्ड ओनली सम ऑफ द जॉइंट दैट कनेक्ट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। तो हमने डिस्कस किए कुछ ही जॉइंट के बारे में हमने पढ़ा जो कि हमारी बॉडी की हड्डियों को कनेक्ट करते हैं। तो हमें डिफरेंट पार्ट्स, हम समझेंगे कि डिफरेंट पार्ट्स हमारी बॉडी के शेप कहाँ से लाते हैं। अगर हम एक गुड़िया बनाते हैं, डॉल बनाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम गुड़िया को बनाते हैं कि वो मोटी होगी, पतली होगी, उसकी आँख बड़ी होगी, छोटी होगी, नाक कहाँ पर होगी, लिप्स कैसे होंगे। तो इस तरीके से हम उसे पहले शेप देते हैं, स्ट्रक्चर उसका बनाते हैं, है ना। इसी तरीके से जब भगवान ने हमें बनाया है तो हमारी हड्डियाँ, सबसे पहले हड्डियों को स्ट्रक्चर दिया है, हड्डियों का ढांचा, जिसे हम इंग्लिश में स्केलेटन कहते हैं, उसको बनाया है। आपने कई बार बनाया होगा अपनी कॉपी में स्केलेटन ढांचा, आपने देखा होगा ना हड्डियों का ढांचा। तो सबसे पहले भगवान ने बोन्स को लगाया है। जैसे हम कभी डॉल को बनाते हैं तो सबसे पहले उसके बाहर की शेप बनाते हैं, इसी तरीके से पहले हमारी बॉडी की हड्डियाँ बनती हैं और हड्डियाँ का पूरा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम स्केलेटन कहते हैं, फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। उसके बाद हड्डियाँ जब एक बना लेते हैं स्केलेटन, जब इस तरीके की, ये रहा देखिए, सारी हड्डियों को पहले शेप दे दी है कि ऐसे 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 ये हड्डियाँ होंगी, और इसको हम ढांचा कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसको स्केलेटन कहते हैं। तो आप स्केलेटन याद रखिए। तो जो स्केलेटन है वो पहले बनता है, उसके बाद हमारी बॉडी की शेप आती है, ठीक है। ह्यूमन का जो स्केलेटन होता है उसमें 305 हड्डियाँ होती हैं जन्म के वक्त, और धीरे धीरे करके हड्डियाँ जुड़ती जाती हैं, कम होती जाती हैं, तो 206 हड्डियाँ रह जाती हैं अडल्टहुड में, यानी जब हम जवान हो जाते हैं। तो 206 जवान में हो जाती हैं और बर्थ के समय पर 305 होती हैं, तो लगभग 100 हड्डियाँ कम हो जाती हैं बड़े होते 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 होते, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ये जो पूरा फ्रेमवर्क होता है, ये जो हड्डियों का पूरा ये होता है ना, इसको हम स्केलेटन कहते हैं। तो हमें कैसे पता कि ये शेप ह्यूमन स्केलेटन से ही आया है?
हाउ डू वी नो दैट शेप ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन अवर बॉडी, बोन्स की हमें शेप कैसे पता चलती है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी ना आप क्या कीजिए, अपने जैसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, अपनी उंगलियों से अपने हर बॉडी पार्ट को दबा कर दीजिए, देखिए तो आपको क्या पता चलेगा, आपको ये लगेगा कि हाँ मेरे मतलब हार्ड फील होगा, ठीक है। या तो हम ऐसे पता लगा सकते हैं अपनी बॉडी का बोन्स की शेप, या फिर एक बेटर तरीका होता है एक्सरे करवाना। एक्सरे ह्यूमन बॉडी का होता है, एक्सरे की इमेज होती है। अब क्या आपके फैमिली में या आपने कभी एक्सरे करवाया है अपने किसी भी बॉडी पार्ट का? तो एक्सरे तब होता है जब किसी की चोट लगती है, या फिर मोच आ जाती है, या फिर कहीं पर भी उसके दर्द होता है या दुखता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो ज़्यादातर एक्सरे करवाया जाता है, डॉक्टर करते हैं। एक्सरे में आपकी हड्डियों की इमेजेस आती हैं, तो जब भी आपकी कोई इंजरी होगी तो आपको एक्सरे ज़रूर करवाना होता है डॉक्टर से, और एक्सरे में आपको पता चलता है, एक्सरे से आपकी बोन्स की शेप पता चल जाती है, और डॉक्टर ये समझते हैं कि आपकी कहीं हड्डी वड्डी टूट तो नहीं गई और कहाँ पर आपकी लगी है, कोई जॉइंट वॉइंट तो ब्रेक नहीं हो गया। तो ये सब डॉक्टर एक्सरे करके पता करते हैं। तो आपका जो हाथ है, ऊपर वाला हाथ और नीचे वाला पैर और ऊपर वाला पैर, मतलब थाइज वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट, उसको आप ना टच करके देखिए टू फाइंड द नंबर ऑफ बॉन। तो आप टच करके भी पता लगा सकते हैं कि कितने नंबर हैं हमारे बॉन्स कितने हैं, आप टच करके पता लगा सकते हैं। सिमिलरली एक्सरे भी किया जा सकता है। तो देखिए ये एक्सरे है, एक्सरे का एक पिक्चर दे रखा है यहाँ पर। एंकल यानी आपकी जो एडी होती है, ये वाला एक्सरे उसका है, और ये वाला एक्सरे है आपकी नी का, यानी आपके घुटनों का। तो देखिए घुटनों में ये जो एक्सरे करवाया गया है, इसमें देखिए ऊपर की तरफ एक हड्डी है, नीचे की तरफ एक हड्डी है, यहाँ पर बीच में ये जॉइंट है। इस जॉइंट को हमने क्या पढ़ा था, ये जॉइंट कौन सा है, हिंज जॉइंट है ना, ठीक है। अब नीचे है बेंड योर फिंगर्स, अपनी उंगलियों को मोड़िए, जो कि हम आसानी से मोड़ पाते हैं, ज़्यादा भी मोड़ दो और आसानी से पाते हैं, लिखते समय भी हम मोड़ मोड़ के ही लिखते हैं ना। तो क्या आप बेंड कर पाते हैं एवरी जॉइंट? हाउ मैनी बोन्स द मिडल फिंगर है, आप पता लगा सकते हैं टच करके कि हमारे मिडल फिंगर में कितनी बोन्स हैं। उसके बाद आप अपने जो पाल्म होती है, हथेली होती है, उस पर देख सकते हैं इट सीम्स हैव मैनी बोन्स इजंट इट। हाथ में लगता है कि हाथ में बहुत सारी बोन्स हैं, क्योंकि हाथ को हम अच्छी तरीके से बैंड यानी मोड़ पाते हैं, काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है हाथ, है ना। इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स, जो हमारा हाथ होता है उसमें बहुत छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, जैसे इस फिगर में आपको दिखा रखा है। और ये सारी छोटी छोटी हड्डियों को हम कार्पल्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इनको, कार्पल्स। तो क्या होगा अगर आपके पूरी बॉडी में बोन ही ना हो, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम एक बहुत ही ज़्यादा अजीब हो जाएगा। एक्टिविटी 4 में आपको एक गहरी सांस लेनी है, उसके बाद उसे रोक देना है थोड़ी देर तक। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी छाती को टच करना है और अपने पीछे जो बैक होती है उसको टच करना है। तो आपको पता चलेगा कि आपकी बैक और छाती पे कितनी बॉन्स हैं। अब छाती, चेस्ट, इंग्लिश में छाती को हम चेस्ट कहते हैं। चेस्ट की जो हड्डियाँ होती हैं ना, चेस्ट की हड्डियों को हम रिब्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिब्स। अब आगे से आपको ध्यान रखना है, चेस्ट की हड्डियों को हम रिब्स बोलते हैं। तो जो हमारा चेस्ट है, छाती है, उसमें इस तरीके से पूरे हड्डियाँ लगी होती हैं। अब देखिए कितने अच्छी तरीके से कैसे गोल गोल सी बनी हुई है ना, ये सारी हड्डियाँ इस तरीके से ऐसे 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 करके। अब ये जो चेस्ट है उस पर इस टाइप की हड्डियाँ होती हैं, और इन पूरी हड्डियों के ढांचे को हम रिब केज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिब केज। तो ये एक रिब केज है, हर आदमी के पास रिब केज होता है अपनी छाती की हड्डियों का। तो इसको आप केयरफुली देखिए और अपनी चेस्ट की हड्डियों को टच करके पता लगाइए कि क्या ऐसी ही हैं वो। वी सी दैट द रिब्स आर कॉरियसली बेंट। हम देखेंगे कि जो हमारे रिब्स हैं, हमारी जो ये हड्डियाँ हैं, रिब्स हैं, वो मुड़ी हुई हैं, इस तरीके से गोल गोल हैं इस फिगर में, है ना, रिब केज में। तो ये छाती की जो बोन होती है ना, वो बैकबोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स। अब देखिए क्या होता है, जी जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैकबोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स। हमारा जो ये है, हमारी जो पीठ होती है, पीठ पे भी एक बहुत लंबी रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो सबसे लंबी हड्डी होती है। तो जो आपकी पीठ पर रीढ़ की हड्डी होती है उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बैकबोन, आपकी बैक की हड्डी। तो ये देखिए जो आपकी चेस्ट है उसी के नीचे जो आपकी इस तरीके से बैकबोन भी आ जाती है, इसी के नीचे से लगी हुई, ठीक है। तो इस तरीके से ये बन जाता है। अब हम देखेंगे आगे, दिस इज़ कॉल्ड अ रिब केज। तो ये वाला जो है, ये जो है ना, इसको हम रिब केज कहते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ ही लिया है। 12 रिब होती हैं हर साइड में, देखिए इस तरफ भी 12 हैं, इस तरफ भी 12 हैं। उसके बाद सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स, काफ़ी सारे हमारे अंदर के पार्ट्स जिनको हम देख नहीं सकते। हमारी बॉडी के अंदर भी तो काफ़ी सारे पार्ट हैं, जैसे हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनीज़ हो गए, ये सारे अंदर हैं जो हम देख नहीं पाते। तो ये सारे ना इसी रिब केज के अंदर होते हैं, प्रोटेक्ट
करता है रिबकेज इंटरनल पार्ट्स को, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं कि वो ना अपनी टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग देयर नीज, वो क्या करें कि अपने जो घुटने हैं उनको बिना मोड़े अपने टोज यानी पैरों को टच करें, ठीक है। अपने फ्रेंड से बोलिए कि वो अपने घुटने को बिना मोड़े अपने पैर को टच करे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड। तो आप ना गर्दन से शुरू करके नीचे 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 कर करके अपने फ्रेंड की मतलब छूइएगा। तो आपको क्या दिखाई देगा, बैक बोन, यानी ये बता रखा है कि किसी भी इंसान की पीठ पर एक बहुत लंबी रीढ़ की हड्डी होती है जिसको हम बैक बोन बोलते हैं, ठीक है। काफ़ी लंबी हड्डी होती है और ये बैक बोन काफ़ी सारी स्मॉल हड्डियों से बनी होती है। ये लंबी हड्डी भी काफ़ी सारी, जैसे आप देख रहे हैं ना, छोटी छोटी हड्डियों से बनी हुई है और इन बैकबोन की छोटी छोटी हड्डियों को हम बोलते हैं वर्टिब्रे। तो ये काफ़ी सारे वर्टिब्रे से बनी हुई है और बैकबोन जो है उसमें 33 हड्डियाँ होती हैं, 33 वर्टिब्रे होते हैं। ये जो रिबकेज है ना, ये रिबकेज इसके नीचे से ही ऐसे आ जाती है ये बैकबोन, जैसा मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ठीक है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, इफ़ बैक वॉज वन मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड। अब यहाँ पर पूछा गया अगर ये बैकबोन छोटी छोटी हड्डियों से बनी है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर सिर्फ एक सीधी हड्डी होती है आपके बैक पर तो क्या आपका दोस्त मूव कर पाता? बिल्कुल नहीं कर पाता। अब इसमें भी काफ़ी सारे जॉइंट्स हैं, इसी वजह से ये बैकबोन है और बैकबोन से हम लोग मूव कर पाते हैं। अब अपने फ्रेंड से बोलिए कि वो ना एकदम सीधा खड़ा हो जाए और अपने हाथों को दीवार पर रख ले और दीवार को धक्का लगाए, ठीक है। एंड आस्क हर टू पुश द वॉल, मतलब दीवार को एक तरीके से धक्का सा लगाए। तो क्या आप नोटिस करेंगे कि जो बोन्स हैं उसके बैक पर आप प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर्स आर, तो क्या होगा कि उसके पीछे जो कंधे होते हैं ना, कंधों की हड्डियां बाहर निकल आएंगी। अगर कोई पतला इंसान होता है तो उसकी बहुत ज़्यादा दिखती हैं, आप देखिएगा सबकी दिखती है वैसे तो जब आपका फ्रेंड आगे की तरफ दीवार को पुश करेगा तो दो हड्डियाँ ना पीठ पर, दो हड्डियाँ कंधे वाली बाहर निकल आएंगी, तो उनको हम शोल्डर बोन्स कहते हैं, कंधों की हड्डियाँ कहते हैं, ठीक है। तो उनको हम शोल्डर बोन्स कहते हैं। अगर आप अपने फ्रेंड्स के बोलें कि वो आप आगे हाथ करें और दीवार को पुश करें तो उसके पीछे ना कंधे वाली हड्डियां बाहर निकल आएंगी और उनको हम शोल्डर बोन्स कहते हैं। इतना तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद अगर आप इस फिगर को देखें तो ये आपकी वो वाली हड्डियां हैं जिस हिप्स वाली, ठीक है। हिप्स से आप लोग बैठते हैं ना कहीं पर भी, तो वो वाली हड्डियां दिखा रखी हैं। ये सारी पेल्विक बोन से बनी हुई हैं, ठीक है। ये पेल्विक बोन से बनी हुई हैं। आपके स्टोमक के नीचे वाला, आपके पेट के नीचे वाला जो पार्ट है वो वाला स्ट्रक्चर है ये, और ये पेल्विक बोन से बना हुआ है, ठीक है। ये वो वाला स्ट्रक्चर है जिस पे आप बैठते हैं। द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स, तो ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम ये देखते हैं, ये क्या है, हमारा खोपड़ी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं स्कल। ये हमारा मुंह है, ठीक है, इसको हम स्कल कहते हैं इंग्लिश में। तो जो स्कल है ना, स्कल काफ़ी सारी हड्डियों से बना होता है, सारी हड्डियाँ एक दूसरे से जॉइंट होती हैं। ये ना हमारे सिर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब हमारा सिर होता है ये, और सिर के अंदर इस यहाँ बीच में हमारा क्या होता है, ब्रेन होता है। हार्ट नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, ब्रेन होता है। यहाँ पर हमारा दिमाग होता है इसके अंदर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से हमारा ब्रेन जो है प्रोटेक्ट रहता है। तो हमने काफ़ी सारी बोन्स पढ़ी, काफ़ी सारे जॉइंट्स पढ़े हमारे स्केलेटन के। तो यहाँ पर कुछ एडिशनल पार्ट्स भी हैं हमारे स्केलेटन के, थोड़ी और चीज़ें हैं जो कि इतनी हार्ड नहीं है जितनी कि हड्डियां हैं, और वो मुड़ भी नहीं सकती, ऐसी भी और चीज़ें हैं। इन चीज़ों को हम कार्टिलेज बोलते हैं। अब हमने हड्डियाँ पढ़ी, हड्डी तो मुड़ सकती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती हैं हड्डियाँ, लेकिन कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज भी हमारी बॉडी में ही होता है, लेकिन वो बिल्कुल भी मूव नहीं हो सकता और वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता। आप अपने कानों को पकड़िए, कानों पे आपको ना थोड़ा हार्ड सा दिखेगा। देखिए यहाँ पर ऊपर की साइड पकड़िए, इस साइड जहाँ पर दिखा रखा है, इस साइड अभी पकड़ लीजिए, अभी वीडियो के चलते चलते पकड़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये ना हार्ड है। यहाँ पर आपको हार्ड दिख रहा होगा, है ना। तो ये हार्ड वाला पार्ट को हम कार्टिलेज बोलते हैं। और अगर आप नीचे की तरफ पकड़ेंगे, ईयर लॉब, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम ईयर का लॉब बोलते हैं, LOBE, ईयर लॉब पे आप पकड़ेंगे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल हार्ड नहीं दिखेगा, सॉफ्ट दिखेगा, है ना। तो देखिए, डू यू फाइंड एनी बॉनी पार्ट दैट कैन बी बेंट, देयर डू नॉट सीम एनी बोन्स हेयर। तो कार्टिलेज मैंने बोल दिया था कि वो मुड़ नहीं सकता, बेंट नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बेंट हो सकता है, ठीक है। ये मुड़ सकता है, ये वाला जो पार्ट है ये मुड़ सकता है। अब आप कानों को मोड़ लेते हैं ना आराम से, अपने हाथों से आप कानों को आराम से मोड़ लेते हैं और कान पे थोड़ा हार्ड इधर आपको दिखेगा। अब ये हार्ड कोई हड्डी नहीं है, क्योंकि हड्डी तो इससे भी ज़्यादा हार्ड होती हैं। ये है कार्टिलेज, ठीक है। कानों पे जो होता है
हल्की सी हड्डी जैसा दिखता है, इसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला रखा है। और इसके बाद अपर पार्ट ऑफ द ईयर दैट नॉट एज सॉफ्ट एज द ईयर लॉब बट नॉट एज हार्ड एज अ बॉन्ड, है ना, तो इसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है ये इतना सख्त नहीं होता जितनी की हड्डी होती है और इतना सॉफ्ट भी नहीं होता, ये मिडल का होता है और ये हमारा कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज ना हमारी बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर भी हमें मिलता है, लेकिन आप कानों को टच कर सकते हैं आराम से, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा इजीली कार्टिलेज मिल जाएगा। तो हमने देखा कि हमारा स्केलेटन काफ़ी बोन से, हड्डियों से बना होता है, जॉइंट से बना होता है और कार्टिलेज भी होते हैं हमारे स्केलेटन के अंदर, हमारे जो ढांचा होता है हमारा उसके अंदर। ठीक है, बॉडी के अंदर। तो हम फील कर सकते हैं, उनको मोड़ सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं काफ़ियों को। तो आप आराम से अपनी कॉपी में बना सकते हैं एक स्केलेटन का फ़ोटो। ठीक है, तो हमने लर्न किया, बोन्स के बारे में पढ़ा, बॉडी के जॉइंट्स के बारे में पढ़ा, है ना, और हमने पढ़ा कि बोन्स जो हैं किस तरीके से मूव कर सकती हैं। तो अब हम अपने हाथ को, अपनी मुट्ठी को बंद कर लेते हैं। मुट्ठी को बंद करने के बाद बेंड योर आर्म एट द एल्बो, अपने हाथ को आप एल्बो की तरफ मोड़िए एंड टच योर शोल्डर विद द थंब, और अपने कंधे को थंब से छूइए। तो आपको कुछ चेंज मिला अपने अपर आर्म में। टच इट विद अदर हैंड। तो यहाँ ये बोला गया है कि ये रखिए, ये कीजिए। जैसा आप बॉडी नहीं दिखाते, बॉडी बिल्डर्स भी करते हैं, अपनी बॉडी नहीं दिखाते आप लोग, इस तरीके से आप कर दीजिए। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है वो फूल जाएगा, फूल ही जाता है। आप ऐसे ऊपर कर देते हैं तो दबा देते हैं ना, आप अपने हाथ को यहाँ से दबा देते हैं, तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट फूल जाता है। ठीक है, ऑब्जर्व स्वोलन रीजन इज द अपर आर्म। ये जो होती है, ये जो फूला हुआ पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं मसल। ठीक है, मसल फूल इसलिए जाती है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब आप अपने हाथ को सिकोड़ लेते हैं, ऐसे बंद कर लेते हैं ना, इस तरीके से। अब आप सीधा करेंगे तो ये फिर से नॉर्मल सा हो जाएगा। तो अब जब आप ऐसे मोड़ लेते हैं, अपने हाथ को सिकोड़ लेते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं आप, मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से मसल जो है ऐसे फूल जाती हैं। अब यहाँ से आप समझिएगा थोड़ा। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट नॉर्मल पोजीशन। नॉर्मल पोजीशन में करेंगे तो वापस से मसल सिकुड़ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्टेड नहीं रहेगी। अब यहाँ पर तो ये कॉन्ट्रैक्टेड थी, यहाँ पर ये बिल्कुल नॉर्मल होगी, दोबारा से सिकुड़ गई। तो अब ऑब्जर्व करेंगे, व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड द मसल बिकम शॉर्टर, जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है मसल तो वो छोटी हो जाती है और फूल जाती है। ठीक है, क्योंकि वो बोन को खींचती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल ना बोन को खींचती है। ठीक है, वो धक्का नहीं लगा सकती बोन को, वो हड्डी को सिर्फ खींच सकती है। ठीक है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तब वो फूल जाती है, जैसे यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट होकर फूल गई। मसल्स वर्क इन पेयर। अब मसल्स पेयर में काम करती हैं, दो मसल होती हैं हमारी हर जगह। ठीक है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो वो हड्डी को खींचती हैं उसी डायरेक्शन में, तब दूसरी मसल आराम कर रही होती है, रिलैक्स कर रही होती है। उसके बाद जब बोन को वापस से सीधा करना होता है तो जो रिलैक्स कर रही होती है वो खींचती है, और दूसरी वाली जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है पहले, वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। इसको हम समझते हैं। देखिए, ये हमारी दो मसल हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस मसल को हमने ना ऐसे कर लिया अपना हाथ, तो अब एक मसल को क्या करना है, जो हड्डी है ना उसको खींचना है, क्योंकि वो खींच सकती हैं, धक्का नहीं दे सकती मसल, तो खींचना है हड्डी को। तो क्या करेगी ये वाली मसल, क्या करेगी, जैसे मान लीजिए इस तरफ इसको खींचना है, नहीं इस तरफ मान लेते हैं, किसी भी तरफ, इस तरफ मान लेते हैं अभी के लिए। तो इस तरफ ना इस मसल को खींचना है हड्डी को, तो हड्डी को ये वाली मसल इस तरफ खींच रही होगी, लेकिन ये जो नीचे वाली मसल है ये अभी आराम कर रही है। ठीक है, ये वाली अभी आराम कर रही है। उसके बाद खींचने के बाद जब आप अपना हाथ वापस से सीधा कर लेते हैं तो क्या इसको वापस से सीधा करना है मसल को, तो ये छोड़ देगी मसल को। अब क्या करेगी, अब ये तो आराम करेगी क्योंकि इसने छोड़ दिया, आपने सीधा कर लिया हाथ। अब ये वाली काम पे लग जाएगी, इसको सीधा करना होगा हाथ को, फिर वो वापस से इस डायरेक्शन में सीधा कर देगी हाथ को। तो ये होता है, जब एक काम कर रही होती है तो दूसरा रिलैक्स कर रही होती है, जब ये काम करेगी तो ये वाली रिलैक्स करेगी। ठीक है, टू मूव द बोन इन अपोजिट डायरेक्शन द रिलैक्स्ड मसल, ये हमने पढ़ लिया। अब मसल कैन ओनली पुल, ये मसल पुल कर सकती है लेकिन धक्का नहीं दे सकती। टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर, इसी वजह से दो हड्डियों को, दो मसल्स को ना एक साथ काम करना पड़ता है एक हड्डी को हिलाने के लिए। एक क्या करती है, हड्डी को ऊपर उठाती है, उसके बाद जब नीचे लाना होता है तो ये वाली काम पे लग जाती है, ये वाली रिलैक्स करने लग जाती है। इस तरीके से पूरा होता है। तो क्या मसल और बोन्स हमेशा मूवमेंट के लिए रिक्वायर होती हैं क्या? अब देखिए, ये तो हमने पढ़ लिया, मसल बोन पढ़ ली, लेकिन अब हम एनिमल्स की बात करें तो सारे एनिमल्स की हड्डियाँ होती हैं। अर्थवॉर्म, तो अब अगर हम बात करें सिल्क वॉर्म की, आपने देखा होगा सिल्क वॉर्म, तो वो बहुत छोटा होता है। तो चलिए हम उसकी मूवमेंट पढ़ते हैं। और
गेट ऑफ सम एनिमल्स पढ़ते हैं, ठीक है। गेट ऑफ सम एनिमल्स का मतलब एनिमल्स की मूवमेंट। तो अर्थवॉर्म की अगर हम बात करें तो आपको गार्डन में मिल जाएगा और ज़्यादातर बारिश के मौसम में पाया जाता है। तो आप इसको लीजिए और इसे ना एक पेपर पे रख दीजिए, तो उसकी मूवमेंट को आप ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे चल रहा है। उसके बाद आप उसको एक शीशे पर रख दीजिए। उसके बाद या फिर शीशे पर नहीं तो आप एक ऐसे सरफेस पर रखिए जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फिसलन वाला एरिया हो, जैसे पानी वाले एरिया पर। तो आप ऑब्जर्व करेंगे उसकी मूवमेंट को, क्या वो डिफरेंट है, जितना जैसे वो पेपर पर रेंग रहा था उसी तरीके से वो एक स्लिपी सरफेस पर रेंग रहा है। तो इन दोनों सरफेसेस में वो कैसा रेंग रहा है अर्थवॉर्म, ये आपको पता लगाना है, समझना है। तो बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड। अब देखिए अर्थवॉर्म इस तरीके का दिखता है। अर्थवॉर्म का जो बॉडी होती है ना वो मसल्स या फिर बोन्स से, मसल्स से तो बनी होती है लेकिन बोन्स से नहीं बनी होती, ठीक है। मसल्स तो हर किसी के अंदर होती हैं ज़्यादातर, लेकिन बोन्स हर किसी जानवर के अंदर नहीं होती। तो जो सिल्कवॉर्म है उसके अंदर बोन्स नहीं होती हैं, उसके अंदर क्या होता है, रिंग्स होती हैं। रिंग्स मतलब इस तरीके की रिंग्स बनी होती हैं, ठीक है, रिंग्स इस टाइप की। तो ये रिंग्स होती हैं जैसे इस पिक्चर में दिखा रखा है। तो क्या होता है, कैसे मूवमेंट करता है अर्थवॉर्म ना आराम से मूवमेंट कर सकता है, जैसे रेंग रेंग के करता है। उसकी मसल्स जो हैं वो उसको आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं मूवमेंट की जब वो मूवमेंट कर रहा होता है ना अर्थवॉर्म, तो सबसे पहले वो अपने आगे का पार्ट आगे करता है, उसके बाद पीछे का उसका स्टिल रहता है, उसके बाद पीछे का आगे करता है और आगे का, मतलब मैं आपको बताती हूँ उनको। कीपिंग द रियर पोर्शन, देखो जैसे मान लो ये यहाँ पर इस डायग्राम में बता रखा है वैसे तो, लेकिन हम क्या करेंगे ऐसे ही समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये एक सिल्कवॉर्म है, थोड़ा अच्छा सा बना देती हूँ, इस टाइप का होता है ना। हाँ तो देखिए इसमें क्या है, ये जो आगे वाला पोर्शन है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ करके ये आगे वाला पोर्शन वो रेंग कर आगे बढ़ेगा और पीछे वाला स्टिल रखेगा, ठीक है। जब यहाँ से वो आगे बढ़ जाएगा, मान लो अब ये आगे बढ़ गया ऐसे रेंग कर, वो थोड़ा स्टेप इतना आगे बढ़ गया, ये इतना नहीं थोड़ा और आगे बढ़ा देती हूँ, इस तरफ इतना आगे बढ़ गया वो, ठीक है। अब यहाँ पर अब वो क्या करेगा, यहाँ आगे वाले पोर्शन से तो वो आगे बढ़ गया रेंग कर, अब ये जो पीछे वाला पोर्शन है उसको वो उठाएगा। उसको वो कैसे उठाएगा, इस तरीके से उसको वो उठाएगा, इस तरीके से उठाएगा। उसके बाद फिर से वो थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से रेंगना जिसको बोलते हैं ना, रेंग कर वो चलता है। पहले आगे वाला उठाया, पीछे वाला स्टिल रखा, फिर पीछे वाला उठाया, आगे वाला स्टिल रखा। तो इस तरीके से वो चलता है और मसल्स उसकी आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन बना लेती हैं। जब वो सिकुड़ कर चलता है तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन बन जाता है और अर्थवॉर्म ईजिली मूव कर पाता है मिट्टी में, ठीक है। ज़्यादातर वो मिट्टी में ही पाया जाता है। उसकी जो बॉडी है वो बहुत स्लिमी टाइप की होती है, बहुत फिसलन वाली होती है। तो अब यहाँ पर बता रखा है कि वो जैसे मान लो ये आगे वाला जो पार्ट है उसका आगे वाले से तो वो आगे बढ़ गया, लेकिन पीछे वाले को वो ज़मीन पर कैसे रख पाता है। तो उसकी बॉडी में ना काफ़ी टाइप के ब्रिस्टल्स होते हैं, ब्रिस्टल्स यानी बाल टाइप के होते हैं, जिसकी वजह से वो ये सब कर पाता है, ठीक है। तो द ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विद मसल्स, जो ब्रिस्टल्स होते हैं यानी जो बाल होते हैं वो मसल से कनेक्ट होते हैं। द ब्रिस्टल्स हैव टू देखिए ब्रिस्टल्स मसल से कनेक्ट होते हैं। ब्रिस्टल्स इस तरीके से बाल से होते हैं, जैसे कि ये रहा हमारा सिल्कवॉर्म, ठीक है, ये सिल्कवॉर्म रहा, उसके नीचे ऐसे बाल से बने होते हैं, ठीक है। ये जो बाल से होते हैं ना, ये अच्छी ग्रिप अच्छी तरीके से उनकी चलने में मदद करते हैं, ठीक है, और ईजिली वो लोग चल पाते हैं। तो अर्थवॉर्म एक्चुअली ना सॉइल को ही खाता है और सॉइल में से जो अंदर सॉइल के अंदर जो होती हैं उन्हीं चीज़ों को खाता है। उसके बाद जो डाइजेस्ट कर लेता है, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, जो बेकार का पार्ट होता है, उसको वहीं मिट्टी में ही फेंक देता है। तो इस वजह से अर्थवॉर्म ना मिट्टी को काफ़ी फर्टाइल बनाता है, काफ़ी उपजाऊ बनाता है, जिससे ना जो फार्मर्स हैं उनके लिए खेती करने में आसानी होती है। अब हम पढ़ेंगे स्नेल्स के बारे में। तो स्नेल कैसे चलता है, आप स्नेल इस टाइप का होता है, ये ज़्यादातर आपको कहाँ मिल जाएगा, गार्डन में, फील्ड में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर इस टाइप का शेल सा लगा होता है और इसको ढोते ढोते ये बेचारा चल पाता है। तो हम देखते हैं बैक पर इसके ये शेल है, तो इसको हम शेल बोलते हैं। और ये एक तरीके से स्नेल का आउटर स्केलेटन है, लेकिन ये हड्डियों से नहीं बना होता है। ये स्नेल मतलब ये शेल जो आप देख रहे हैं हड्डियों से नहीं बना, ये शेल ना किसी चीज़ से भी नहीं बना, बस ऐसे ही है। और ये मूविंग प्लेस टू प्लेस में बिल्कुल मदद नहीं करता, एक तरीके से ये इसका भोज है, ये स्नेल का भोज है जो इसे लेकर चलना पड़ता है। ये चलने में भी कोई मदद नहीं करता इसका शेल। प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट एंड वॉच इट। अब आप कांच की एक प्लेट पर स्नेल को रख लीजिए और उसको चलते हुए देखिए, तो कैसे वो चलेगा। केयरफुली ना आप ग्लास प्लेट के साथ स्नेक को carefully lift the glass plate along with the snail over your head, observe it movement from beneath। तो मतलब पास से आप
देखिए उसको अच्छी तरीके से। अ थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल मे बी कम आउट ऑफ एन ओपनिंग इन द शेल। तो क्या होता है, ये जो सिल्कवॉर्म है ना, ये जो सिल्कवॉर्म नहीं, स्नेल, सॉरी सिल्कवॉर्म नहीं, इसको हम स्नेल बोलते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। ये है स्नेल और ये है हमारा अर्थवॉर्म। तो ये जो स्नेल है ना, ये अपना मुंह इस शेल के अंदर छुपा लेता है। जैसे टॉर्टोइज के ऊपर भी शेल होता है, वो टॉर्टोइज अपना मुंह अंदर छुपा लेता है, इसी तरीके से स्नेल भी अपना मुंह उसके अंदर छुपा लेता है, उसके बाद इसको वापस बाहर निकाल लेता है। तो इसी वजह से वो चल पाता है, पहले अंदर घुसाएगा फिर बाहर निकालेगा, तो इसी वजह से वो रिंग रिंग के इस तरीके से चलता है। जैसे कि लिए अर्थवॉर्म चलता है वैसे ही स्नेल चलता है, बस उसके ऊपर ये शेल होता है जिससे वो बाहर संभालता है। अब इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, द थिक स्ट्रक्चर इज एट फुट बहुत पतले होते हैं इसके, और स्ट्रॉन्ग इसकी मसल होती हैं। अब आप केयरफुली क्या कीजिए, इसको देख लीजिए। द वेवी मोशन ऑफ फुट कैन बी सीन, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ स्नेल स्लो फास्ट एज कम्पेयर टू द अर्थवॉर्म। तो अब यहाँ बता रखा है कि अर्थवॉर्म से स्नेल कैसा चलता है, स्लो चलता है या फास्ट चलता है। तो स्नेल मैं आपको बता दूँ, स्नेल बहुत धीरे चलता है, बहुत ज़्यादा धीरे, अर्थवॉर्म से तो काफ़ी ज़्यादा धीरे, ठीक है। तो अर्थवॉर्म थोड़ा तेज़ चल देता है। अब हम पढ़ेंगे कॉकरोच के बारे में। तो कॉकरोच को आप देखिए, कॉकरोच ना वॉक कर सकता है, चढ़ सकता है, और तो और ये कॉकरोच उड़ भी सकता है। तो कॉकरोच आपने देखे होंगे, दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग। कॉकरोच के 3 पेयर होते हैं लेग के, जैसे ये देखिए, ये एक पेयर, ये दूसरी जोड़ी और ये तीसरी जोड़ी, 3 जोड़े होती हैं पैरों की, ठीक है। और इनकी वजह से वो चल पाते हैं आराम से, ठीक है। बॉडी जो होती है उसके ऊपर एक हार्ड सा इस तरीके से बना होता है, और इसको हम स्केलेटन कहते हैं, आउटर स्केलेटन। ये जो स्केलेटन होता है वो काफ़ी सारे प्लेट से मिलकर बना होता है बाहर का पोर्शन, ठीक है। और ये मूवमेंट में मदद करता है। 2 पेयर इसके विंग्स होते हैं, ठीक है। इस साइड इसके छुपे हुए विंग्स होते हैं, 2 जोड़ी पंख होते हैं जिससे वो उड़ सकता है कॉकरोच, ठीक है। द बॉडी बिहाइंड हेड, द कॉकरोच हैव वो डिस्टिंक्ट मसल्स। कॉकरोच की मसल्स होती हैं, कुछ लेग के पास होती हैं जो कि लेग्स को चलने में मदद करती हैं। जो बॉडी की मसल्स होती हैं ना, वो उसे उड़ने में भी मदद करती हैं एक कॉकरोच को, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। बर्ड्स उड़ती हैं और चलती भी हैं, फुदक फुदक कर आपने देखी होंगी। तो बर्ड्स जैसे कि डक्स हो गई, तो डक्स और स्वान्स जो होते हैं वो नदी में भी तैर सकते हैं। तो कुछ बर्ड्स जो होती हैं वो तैर सकती हैं, कुछ उड़ सकती हैं और कुछ फुदक भी सकती हैं, मतलब चल भी सकती हैं ज़मीन पर। तो जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई यानी उड़ सकती हैं उनकी बॉडी की वजह से, क्योंकि उनकी बॉडी उड़ने के हिसाब से भगवान ने बनाई है। तो उनके जो बोन्स हैं उनमें थोड़े गड्ढे गड्ढे से होते हैं, और मतलब खोखले टाइप के होते हैं, और वो बहुत हल्के होते हैं। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टाइपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। और उसके पैर के जो बोन्स होते हैं वो चलने के लिए और फुदकने के लिए बहुत ही ज़्यादा वैसे टाइप के ही बनाए जाते हैं। ये रहा एक स्केलेटन बर्ड का। तो जो विंग्स होते हैं, जैसे देखिए ये जो पैर की इसकी हड्डियां हैं ना, जब वो उड़ती है तो पैर की हड्डियां भी इसकी मदद करती हैं उड़ने में, इस तरीके से इसमें बता रखा है। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, जो कंधे होते हैं इसके बर्ड के वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। द ब्रीस्ट बोन मतलब आगे का चेस्ट वाला एरिया, वो कैसा होता है, वो मसल्स से बना होता है, और मसल्स की वहाँ की भी अच्छी होती है, मतलब उड़ने में मदद करती हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखिए जो सामने छाती वाली बॉन्स होती है ना एक बर्ड की, वो उसे उड़ने में मदद करती हैं। फ़िश के बारे में पढ़ेंगे। फ़िश जो है ना, फ़िश एक बोट लाइक शेप होती है, जब आप बोट को चलाते हैं तो इसी टाइप की फ़िश का शेप होता है ना। तो जो फ़िश है उसकी भी शेप ऐसी होती है। तो आपने शेप देखी है ना फ़िश की, हेड और टेल फ़िश का छोटा होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारी फ़िश है, यहाँ पर यहीं पर ड्रॉ की गई है। तो ये जो आगे वाला पोर्शन है फ़िश का, जो पीछे वाला पोर्शन है वो बीच वाले पोर्शन से काफ़ी ज़्यादा छोटा है। मुँह और टेल इसकी बहुत छोटी होती हैं, ठीक है। हेड ये बोला गया है। द बॉडी टेपर्स ऑफ बोथ हैंड, दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। अब ये आपको याद रखना है कि फ़िश की बॉडी की शेप को हम स्ट्रीमलाइन बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रीमलाइन क्या है, फ़िश की बॉडी की शेप। तो जो शेप होती है वो वाटर के हिसाब से बना रखी होती है, जिससे वो आराम से वाटर में जा सके। जो स्केलेटन होता है फ़िश का, वो कवर होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग मसल से। स्विमिंग में मसल्स जो हैं वो कर्व करती हैं। देखिए जो टेल है, यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे टेल जो है, अगर मान लीजिए जो फ़िश है उसकी टेल इस तरफ है, तो मुंह वो अपोजिट डायरेक्शन करेगी, इस तरफ करेगी, ठीक है। अगर टेल इस तरफ है उसकी, तो मुंह वो इस तरफ करेगी। तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन रहती है उसकी टेल और उसके मुंह की, और इसी वजह से वो चल पाती है, ठीक है। यही मूवमेंट होता है फ़िश के चलने का। देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू द अदर साइड, मतलब पहले इस साइड फिर इस साइड, फिर क्विकली इस साइड हो जाएंगी, और इस तरीके से वो चल पाती है तेज़ी से। ये हाँ, इससे इसकी बॉडी आगे बढ़ पाती है, ठीक है।
और फिन्स भी होती हैं। फिन्स मतलब इसके अंदर भी फिश के अंदर भी छोटे छोटे से बाल टाइप के होते हैं। फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स, फिन्स बोलते हैं उन बाल टाइप को। और जो फिन्स होते हैं ना वो काफ़ी सारे बॉडी पार्ट में होते हैं, फिश के बॉडी पार्ट में फिन्स पाए जाते हैं। और फिन्स ना बैलेंस कर पाते हैं बॉडी का और बॉडी को स्विमिंग करने में मदद करते हैं। अब आपने कभी नोटिस किया है कि जो पानी के अंदर लोग जाते हैं, वाटर ड्राइवर्स जिन्हें हम कहते हैं, वो अपने पैर में इस टाइप के पहन कर जाते हैं। तो आपने नोटिस किया या ना किया, यहाँ बता रखा है। अब हम पढ़ेंगे हाउ डू स्नेक्स मूव, स्नेक कैसे चलते हैं। तो आपने स्नेक को ना रेंगते हुए, स्लिथर का मतलब होता है ऐसे रेंगते हुए, इस टाइप के, इस टाइप ऐसे ऐसे देखा होगा ना। स्नेक्स की ना बहुत लंबी रीढ़ की हड्डी बैकबोन होती है और बहुत ही पतली उसकी मसल होती है स्नेक की, और वो कनेक्ट होती है मसल एक दूसरे से, ठीक है। मसल थोड़ी दूर दूर होती हैं मसल्स, लेकिन एक दूसरे से एक टाइप की कनेक्ट होती हैं मसल्स ना। बैकबोन, जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है और स्नेक की हड्डियां हैं बाकी की, और स्किन, इन सबको मसल इंटरकनेक्ट करती है, जोड़ती है। स्नेक की बॉडी ना कर्व करती है लूप्स में, जैसे कि ये रहा स्नेक, स्नेक इस टाइप का चलता है। ये एक लूप है, ये एक लूप है, कई सारे लूप बनाता है। जितनी बड़ी बॉडी होगी स्नेक की उतने सारे लूप बनेंगे। ये लूप स्नेक को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ये लूप ना स्नेक की बॉडी को आगे भेजते हैं, जिससे स्नेक जल्दी 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 चल पाता है। जितनी लंबी बॉडी उतने ज़्यादा लूप, हर लूप स्नेक को पुश करते हैं और स्नेक जल्दी जल्दी एकदम फास्ट चल पाता है आगे। और स्ट्रेट नहीं चलता स्नेक, ऐसे 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 लूप बनाकर चलता है। तो हमने पढ़ा बोन्स के बारे में, मसल्स के बारे में, डिफरेंट एनिमल्स के बारे में। अब पहेली और भूजो है ना, उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एनिमल्स के बारे में, जो शायद आपके मन में भी घूम रहे होंगे। तो जो पुराने ज़माने के ग्रीक फिलोसफर थे जिनका नाम था अरिस्टोटले, सॉरी यहाँ पर अरिस्टोटले, इस टाइप का ये अरिस्टोटले। तो एक ग्रीक फिलोसफर थे जिनका नाम था अरिस्टोटले। इन्होंने एक बुक लिखी थी गेट ऑफ एनिमल्स, जिसमें हमें एनिमल्स के बॉडी मूवमेंट के बारे में पता चलता है। तो इन्होंने ये बुक लिखी है, इसमें हम और भी चीज़ें पढ़ पाते हैं कि एनिमल्स किस टाइप से मूव करते हैं, कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं उनके मूव करने में, ये सब। तो बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स, हर बॉडी पार्ट्स डिफरेंट एनिमल के, मतलब जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, उन्होंने खुद से क्वेश्चन पूछे इन ग्रीक फिलोसफर ने और गेट ऑफ एनिमल्स वाली बुक में लिख डाले हैं। तो आप पढ़ सकते हैं इस बुक को, ऑनलाइन गूगल पे मिल सकती है ये बुक, है ना। तो वाई 2 legs फॉर ह्यूमंस, ह्यूमंस के 2 लेग क्यों, काऊ बफेलो के 4 लेग क्यों। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनके आंसर आपको इस बुक में मिल जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे योगा के बारे में। देखिए ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। योगा का जो वो है इंडिया से स्टार्ट हुआ है। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को आता है। हमें बैकबोन को, सबको सीधा बैठना चाहिए और योगा ज़रूर करनी चाहिए, जिससे हम खुद का वेट उठा सकें। और इससे क्या होता है, योगा करने से हमारी बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल बनती है। तो ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। कुछ भी डाउट रह जाता है कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।